देखो, एक फ्रेज़ होती है हमारे पास, उसको कहते हैं CHECKS, चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब होता है शक्ति का संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा व्यवस्थापिका, तीनों जो इकाई हैं वे मिलके काम करती हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो इकाई है, वो ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो इसके लिए जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब हुआ कि भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किसी भी इकाई को पावरफुल होने से रोकना। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत, चाइना और यूनाइटेड नेशंस के संबंध में। एक चेक का मतलब ये भी होता है किसी को कंट्रोल करना, रोकना किसी चीज़ को, लगाम लगाना। चेक्स नो बैलेंस। अब देखो क्या होता है कि भारत के द्वारा कई बार कुछ प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रखे गए, लेकिन चाइना ने क्या किया, उन प्रस्तावों को कई बार चेक किया, यानी कि रोका, उन प्रस्तावों को ब्लॉक किया। ठीक है। तो कुल मिला के चाइना जो है वो सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर है, तो उसे जो प्रस्ताव है उनको चेक करने की पावर मिली हुई है। लेकिन हम ये चीज़ भी देखते हैं कि एक संतुलन हमें नज़र नहीं आता, नो बैलेंस। यानी कि खास करके पर्टिकुलर चाइना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें चाइना हर बार चेक तो करता हुआ नज़र आता है। यानी कि जो प्रस्ताव आते हैं उन पे रोक लगा देना, होल्ड कर देना, बैन लगा देना अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ हमें एक बैलेंस नहीं देखने को मिलता। इसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। इंडिया मस्ट लुक एट, देखो लुक के साथ हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन, है ना, ध्यान रखना। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इंडिया मस्ट लुक एट ऑल इट्स ऑप्शंस विद चाइना, कि चाइना के साथ जो भी उपलब्ध विकल्प हैं उन सभी विकल्पों को भारत को देखना चाहिए। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट्स, कि आतंकवादियों को सूचीबद्ध करना। लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट का मतलब हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के द्वारा आतंकवादियों की जो लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट में भारत जिन आतंकवादियों के नाम जुड़वाना चाहता है, इस बात को सुनिश्चित करवाने के लिए भारत को ये देखना होगा कि भाई दिक्कत क्या आ रही है कि चाइना जो है कई बार भारत के जो प्रस्ताव होते हैं आतंकवादियों की लिस्टिंग के संबंध में, चाइना उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो कुल मिला के क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं कि चाइना जो है इन प्रस्तावों को ब्लॉक ना करे, तो इन विकल्पों को भारत को देखना चाहिए। चाइनास डिसीजन टू ब्लॉक टू प्रपोजल्स बाय इंडिया, चाइना का निर्णय, अभी हाल ही में एक चाइना ने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, ब्लॉक कर दिया है चाइना ने। किसको? भारत के द्वारा दो प्रस्ताव जो है रखे गए थे, टू प्रपोजल्स बाय इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका और भारत के द्वारा अभी हाल ही में दो प्रस्ताव रखे गए थे। ये प्रस्ताव किस बारे में थे? टू लिस्ट, सूचीबद्ध करना, सूची में नाम इंक्लूड करना। टू लिस्ट लश्कर तैयबा कमांडर्स ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 टेरर लिस्ट। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका के द्वारा जो है दो प्रस्ताव रखे गए थे, और इन प्रस्तावों में कहा गया था कि भाई लश्कर तैयबा के जो कमांडर्स हैं उनको सूची में, आतंकवादियों की सूची में इंक्लूड किया जाए। भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना, उसने आतंकवादियों की एक सूची बनाई है,
उसमें 1267 आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। तो इस सूची में 2 आतंकवादियों के नाम और जोड़े जाएं ना, ये कुछ कमांडर्स हैं, उनके नाम भी जोड़े जाएं। ये प्रस्ताव अमेरिका और भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा गया था, लेकिन चाइना ने क्या डिसाइड किया, इस प्रस्ताव को ब्लॉक करने का जो है चाइना ने डिसाइड किया। तो चाइना का ये जो डिसीजन है, यहाँ पे ये जो इज़ आया है ना, ये इज़ आया है डिसीजन के लिए, कि चाइना का ये जो डिसीजन है इज़ पार्ट ऑफ अ वेल वॉर्न पैटर्न नाउ। देखो वेल वॉर्न का मतलब क्या होता है, कोई कपड़ा जो आप बार बार पहनते आ रहे हो, कोई ड्रेस जिसे आप रेगुलर पहनते आ रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, वेल वॉर्न कहेंगे। वेल वॉर्न का दूसरा मतलब होता है जिसका प्रयोग बार बार या अक्सर किया जाता है। तो चाइना का ये जो पैटर्न है ना, कि कोई प्रस्ताव आता है और उसे ब्लॉक कर देता है, तो चाइना का ये जो पैटर्न है वेल वॉर्न है, यानी कि चाइना इस ब्लॉक करने की जो चाइना की हैबिट है, इसका प्रयोग बार बार करता है ना, यूज्ड वेरी ऑफन सिंस जून। अगर इस वर्ष जून से हम देखें, न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन हैव मेड 5 सच प्रपोजल्स, कि भारत और अमेरिका जून से लेकर अब तक इस तरह के 5 प्रस्ताव यूएनएससी में रख चुके हैं। विद चाइना प्लेसिंग अ होल्ड, देखो प्लेस अ होल्ड इसका मतलब यही होता है कि भाई किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना है ना, उसको पारित नहीं होने देना, ऑन ईच। तो ये जो 5 प्रस्ताव अब तक भारत और अमेरिका के द्वारा रखे गए, इन सभी 5 प्रस्तावों पर चाइना के द्वारा जो है होल्ड लगाया गया, यानी कि चाइना ने इन प्रस्तावों को पास नहीं होने दिया। दिस इंक्लूड्स जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर्स ब्रदर। अब देखो किन आतंकवादियों को लिस्टिंग करने की बात की गई थी अमेरिका और भारत के द्वारा, कौन कौन से आतंकवादी शामिल थे उनमें। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर्स ब्रदर, जैश ए मोहम्मद जो संगठन है उसका जो मुख्य कौन है, मसूद अजहर है ना, यानी कि उसका जो हेड है वो है मसूद अजहर। तो उसका भाई कौन, रौफ असगर, एंड लश्कर ए तैयबा लीडर्स, इसके अलावा कुछ लश्कर ए तैयबा लीडर्स हैं। अब्दुर रहमान मक्की, कौन है ये अब्दुर रहमान मक्की, हाफिज सईद ब्रदर इन लॉ, हाफिज सईद का साला। 26/11 हैंडलर साजिद मीर, भारत में ये जो 26/11 अटैक हुआ था उसको किसने हैंडल किया था, साजिद मीर। एंड द लेटेस्ट लिस्टिंग, और अभी हाल ही में लिस्टिंग करने की बात की गई थी, लिस्टिंग रिक्वेस्ट फॉर ताला सईद। ताला सईद कौन है, हाफिज सईद सन, हाफिज सईद का लड़का। एंड शाहिद महमूद, और एक और व्यक्ति है शाहिद महमूद। हु इज चार्ज्ड विथ, चार्ज्ड विथ का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। हु इज चार्ज विथ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, जैसे सेना की भर्ती की जाती है। हु इज चार्ज विथ रिक्रूटमेंट एंड कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर द टेरर ग्रुप। अब ये जो शाहिद महमूद है इसके ऊपर आरोप है भर्ती करने का, यानी कि इसने क्या किया, इस आतंकवादी, ये जो टेरर ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, इसमें लोगों की भर्तियां की। और इसके ऊपर क्या आरोप है शाहिद महमूद के ऊपर, कलेक्शन ऑफ फंड्स, कि इसने जो है टेरर ग्रुप के लिए जो है पैसा कलेक्ट किया। तो ये जो व्यक्ति हैं इनको संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की जो सूची है, यूएनएससी की जो सूची है, उसमें लिस्टेड करने की बात की गई थी, लेकिन इन पर चाइना ने जो है, ये जो प्रस्ताव थे, इन प्रस्तावों को चाइना ने ब्लॉक किया। ईच ऑफ दीज मैन है, देखो ईच ऑफ से कोई वाक्य शुरू होता है ना, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ईच ऑफ दीज मैन हैज़ बीन लिस्टेड एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडियाज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो देखो भारत का एक कानून है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या कानून, है ना। तो भारत का ये जो यूएपीए कानून है, इस कानून के तहत आतंकवादियों की जो लिस्ट बनाई गई है, उन लिस्ट्स में इन सभी आतंकवादियों को शामिल किया गया है, ठीक है। एज वेल एज, साथ ही साथ, ऑन द फेडरल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन और यूएस ट्रेजरी लिस्ट, साथ ही साथ अमेरिका की ये जो जांच एजेंसी है FBI, इसकी आतंकवादियों की जो लिस्ट है उनमें भी ये लोग शामिल हैं। ईच ऑफ, देखो फिर यहाँ पे ईच ऑफ आया, ईच ऑफ देम कि ये जो आतंकवादी हैं इनमें से प्रत्येक, तो ईच ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ देम हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ चार्जेस का मतलब है आरोप, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि पिछले 2 दशक के दौरान की अगर हम बात करें तो ये जो आतंकवादी हैं इनमें से प्रत्येक के ऊपर कई आरोप हैं, यानी कि ये जो आतंकवादी हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये शामिल रहे हैं इन द अटैक्स बाय द LET एंड JEM, यानी कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के द्वारा जो भी हमले किए गए उन हमलों में ये जो आतंकवादी हैं इनका इन्वॉल्वमेंट था। ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आया ना, ये आया है LET और JEM के लिए, कि ये LET और JEM ऐसे संगठन हैं दैट आर बैंड बाय द UN, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित है, यानी कि UN ने इन संगठनों के ऊपर बैन लगा रखा है। एंड रेस्पॉन्सिबल, और ये जो संगठन है यानी कि LET और JEM ये जिम्मेदार हैं किस बात के लिए, फॉर टारगेटेड स्ट्राइक्स इन इंडिया, स्ट्राइक का मतलब है अटैक, है ना, हमले, कि भारत में पर्टिकुलर, देखो टारगेटेड अटैक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को निशाना बनाना, उसे कहा जाता है टारगेटेड, जैसे टारगेटेड किलिंग, तो टारगेटेड किलिंग का मतलब हुआ कि आपका निशाना कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कम्युनिटी है। तो भारत में जो टारगेटेड हमले हुए उन हमलों के लिए भी ये दोनों संगठन जिम्मेदार थे। भारत में देखो कई हमले हमें देखने को मिली हैं, जैसे फ्रॉम द IC 814 हाईजैक, कि भाई हाईजैक है ना, विमान को हाईजैक किया गया है ना, विमान अपहरण हुआ, पार्लियामेंट अटैक, संसद पे हमला हुआ, एंड मुंबई 26/11, मुंबई पे ये जो नवंबर का हमला हुआ है ना, इसके अलावा पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये जो अटैक हुए, तो इन सारे अटैक्स में इन्वॉल्वमेंट था किसका, LET और JEM का। इवन सो, इवन सो का प्रयोग किया जाता है फिर भी, है ना, इवन सो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर भी। चाइनास रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया, टू द रिक्वेस्ट, कि भाई ये जो रिक्वेस्ट की गई कि भाई इतने सारे अटैक हुए हैं और इन अटैक्स में LET और JEM का हाथ है, तो इन संगठनों से संबंधित जो आतंकवादी हैं उन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र की UNSC जो है उसमें इनकी जो है लिस्टिंग की जाए। तो इसके बाद भी हमें क्या देखने को मिला, चाइना की जो प्रतिक्रिया थी, है ना, इस तरह की रिक्वेस्ट पे, तो चाइना की प्रतिक्रिया क्या रही है, हैज़ बीन कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, है ना, चाइना की प्रतिक्रिया जो है वो लगातार रिकैल्सिट्रेंट रही है। रिकैल्सिट्रेंट होने का मतलब होता है अनकोऑपरेटिव होना, सहयोग ना करना, उसको बोला जाता है। अगर आप रिकैल्सिट्रेंट हो, इसका मतलब है कि भाई आप मानने को तैयार नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हो। तो चाइना का जो रवैया रहा है वो असहयोगात्मक रहा है। प्लेसिंग होल्ड अपॉन, देखो प्लेस होल्ड ऑन या फिर प्लेस होल्ड अपॉन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगा देना, है ना, उसको कोई प्रस्ताव है उसे पारित नहीं होने देना। प्लेसिंग होल्ड अपॉन होल्ड। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कोई प्रेपोजिशन यूज किया जाता है और उसके साथ दो नाउन को जोड़ा जाता है ना, यानी कि नाउन को रिपीट किया जाता है, तो वो नाउन जो है ना हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेज आफ्टर पेज, कभी ऐसा नहीं कहते पेजेस आफ्टर पेजेस, है ना। तो ध्यान रखना, कोई नाउन जिसे प्रेपोजिशन के माध्यम से फिर से रिपीट किया जाता है तो उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है ना, ध्यान रखना। तो पेज आफ्टर पेज, होल्ड अपॉन होल्ड। तो प्लेसिंग होल्ड अपॉन होल्ड ऑन द प्रपोजल्स मेड, तो भारत और अमेरिका इनके द्वारा जो भी प्रस्ताव लाए गए उन प्रस्तावों पे लगातार एक के बाद एक चाइना ने जो है उन प्रस्तावों को क्या किया, होल्ड किया, यानी कि उन प्रस्तावों को पारित नहीं होने दिया।
रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना इस बात की परवाह की, है ना। रिगार्डलेस ऑफ द फिगर इट कट, देखो इसको समझते हैं। कट फिगर, ये कट फिगर, ये एक तरह की फ्रेज है आपकी। इसका मतलब क्या होता है? कट अ फिगर, कट अ फिगर इसका मतलब होता है कि कोई छाप छोड़ना, टू अट्रैक्ट अटेंशन। कट अ फिगर का मतलब होता है कि लोगों का ध्यान खींचना या फिर एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ना। रिगार्डलेस ऑफ द फिगर इट कट्स इन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्पेस। देखो, काउंटर टेररिज्म का मतलब हुआ आतंकवाद जो है उसका प्रतिरोध करना, ठीक है। स्पेस का मतलब है जगह। रिगार्डलेस ऑफ द फिगर इट कट्स इन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्पेस, कि वैश्विक रूप से आतंकवाद का प्रतिरोध करने में चाइना कितना जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है ना, इस बात की परवाह किए बिना चाइना ने लगातार ये जो प्रस्ताव आए हैं इनको होल्ड किया है ना। यानी कि इन पर चाइना ने जो है ज़्यादातर क्या कोशिश की है, ज़्यादातर चाइना ने ये कोशिश की है कि इन पर चाइना ने जो है ज़्यादातर बैन ही लगाया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यूजिंग, प्रयोग करते हुए। वाट न्यू दिल्ली हैज़ फोर्सफुली क्रिटिसाइज्ड एज अ पॉलिटिकल बायस, बायस का मतलब हुआ पक्षपात, किसी की साइड लेना, टुवार्ड्स पाकिस्तान, टू स्टाइमी। देखो स्टाइमी का मतलब होता है रोकना, कोई प्रोसेस है उसकी प्रोग्रेस को रोकना, है ना, बाधा डालना, स्टाइमी द प्रोसेस। तो भारत ने चाइना के ये जो एक्शंस रहे हैं प्रस्तावों को ब्लॉक करने के, तो इन प्रस्तावों के संबंध में भारत ने क्या कहा है? न्यू दिल्ली हैज फोर्सफुली अगर आप कोई काम करते हो, इसका मतलब है पूरे जोश के साथ वो आप काम करते हो ना, बहुत ही प्रचंडता के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उस काम को करते हो। क्रिटिसाइज्ड, आलोचना करना। तो भारत ने चाइना की आलोचना की है, यानी कि ये जो चाइना ने कई बार प्रस्तावों को ब्लॉक किया है, तो भारत ने चाइना की आलोचना की है, क्या कह के कि भाई राजनीतिक पक्षपात जो है चाइना करता है, किसके प्रति? पाकिस्तान के प्रति। टू स्टाइमी द प्रोसेस, कि आतंकवादियों को लिस्टेड करने की जो प्रोसेस है ना, उसको रोकने का प्रयास, है ना। स्टाइमी का मतलब ध्यान रखना, स्टाइमी का मतलब है कि किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोकना। तो भारत ने कई बार इस बात को जो है क्रिटिसाइज़ किया है, चाइना का जो है आलोचना की है कि भाई चाइना क्या करता है, पक्षपातपूर्ण रवैया पाकिस्तान के प्रति अपनाते हुए इस तरह की प्रक्रियाओं पर ब्लॉक लगाता है। गिवन द सिचुएशन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। इंडिया हैज़ 3 क्लियर चॉइसेस, कि भारत के पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं। देखो गिवन द सिचुएशन यानी कि ये जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के पास 3 विकल्प हैं। कौन कौन से 3 विकल्प हैं? द गवर्नमेंट कैन एबंडन, एबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। द एफर्ट अंटिल, अंटिल का मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। देखो अंटिल क्या है, एक कंडीशन को दर्शाता है, लेकिन ध्यान रखना अंटिल जो है टाइम की कंडीशन को दिखाता है, ठीक है ना, जब तक। द एफर्ट अंटिल चाइना कैन बी परसुएडेड, परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना। टू चेंज इट्स स्टांस, स्टांस का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका रवैया, आपका किसी मुद्दे को लेकर क्या एटीट्यूड है, उसको बोला जाता है स्टैंस। एक तो भारत के पास ऑप्शन ये है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया को ही त्याग दे जब तक चाइना अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए राजी नहीं हो जाता। एक तो ये ऑप्शन भारत के पास है। दूसरा क्या है? और इट कैन कंटिन्यू, और भारत जो है जारी रख सकता है। टू ब्रिंग का मतलब है लाना, टेरर लिस्टिंग प्रपोजल्स, कि
आतंकवादियों को लिस्टेड करने के प्रपोजल्स भारत जो है लाना जारी रख सकता है टू द यूएन, यानी कि भारत जो है ये काम भी लगातार कर सकता है कि यूनाइटेड नेशंस में लगातार आतंकवादियों को बैन करने के प्रस्ताव लाता रहे, नोइंग, ये जानते हुए, दे विल बी ब्लॉक्ड, कि ये जो प्रस्ताव जो हैं इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा चाइना के द्वारा। दूसरा ऑप्शन ये है भाई, एक तो ऑप्शन भारत के पास ये है कि भारत क्या करे, प्रयास करना ही छोड़ दे जब तक कि चाइना कन्विंस नहीं हो जाता अपने स्टांस को बदलने के लिए, है ना, अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए। दूसरा ऑप्शन भारत के पास ये है कि भारत जो है लगातार आतंकवादियों को बैन करने के प्रस्ताव लाता रहे, ये जानते हुए कि ये प्रस्ताव जो हैं यूएन में चाइना के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन भारत ये दिखाते हुए दैट चाइना इज इंडीड मिस यूजिंग इट्स पावर, लेकिन देखो इससे एक प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत लगातार यूएन में प्रस्ताव लाता रहेगा आतंकवादियों को बैन करने के लिए, तो उसके माध्यम से भारत ये दिखा सकता है कि चाइना जो है वास्तव में दुरुपयोग कर रहा है, दैट चाइना इज इंडीड, यानी वास्तव में मिस यूजिंग इट्स पावर, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा है एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चाइना अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। ये दिखाने के लिए भारत जो है लगातार इस काम को जारी रख सकता है कि आतंकवादियों को बैन करने का प्रस्ताव लगातार यूएन में लाता रहे, ये जानते हुए कि वो प्रस्ताव चाइना के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब ये जो दोनों रास्ते हैं ना, नाइदर रूट विल हावेवर इंश्योर, दोनों में से कोई भी रास्ता जो है वो इस बात को सुनिश्चित नहीं करेगा इंडियाज गोल, कि भारत का जो गोल है ना, भारत का जो उद्देश्य है, भारत का उद्देश्य क्या है कि भाई ये जो आतंकवादी हैं इन्हें टेरर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये अगर दो जो मार्ग हैं, ये जो दो ऑप्शंस हैं, इनको अगर अपनाया जाता है तो भारत का जो गोल है आतंकवादियों को टेरर लिस्ट में शामिल करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इंडियाज गोल ऑफ लिस्टिंग द रिमेनिंग लीडरशिप ऑफ द टेरर ग्रुप, तो भारत का जो गोल है, भारत का गोल है कि बाकी जो बचे हुए, रिमेनिंग का मतलब है जो बचे हुए, लीडरशिप ऑफ द टेरर ग्रुप, कि ये जो आतंकवादी संगठन है इनका नेतृत्व करने वाले बाकी जो लोग हैं इनकी भी लिस्टिंग हो, यानी कि ये जो 1267 आतंकवादियों की सूची है इनमें इन व्यक्तियों को भी जोड़ा जाए, ये गोल है भारत का। तो ये तो पूरा हो नहीं पाएगा अगर इन दो विकल्पों को फॉलो किया जाता है। अब तीसरा विकल्प क्या है, अ थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है इज टू ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल, कि एक डिप्लोमेटिक चैनल, देखो चैनल का मतलब हो गया रास्ता, कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जाए। देखो डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, कूटनीतिक, राजनयिक, कि भाई बातचीत की जाए और बातचीत करके किसी तरह से कोई समाधान निकाला जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज टू ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल विथ चाइना, कि तीसरा ऑप्शन ये है चाइना के साथ कूटनीतिक तरीके से जो है बातचीत की शुरुआत की जाए। दैट फोकसेस ऑन, अब ये जो डिप्लोमेटिक चैनल होगा ये इस बात पे फोकस करे, द इशू ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, इशू का मतलब हो गया मुद्दा, ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, वैश्विक सहयोग, ऑन टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के ऊपर वैश्विक सहयोग करने के मुद्दे को लेकर चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल खोला जाए, यानी कि चाइना से इस संबंध में बात की जाए कि भाई ठीक है बाकी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है कम से कम इसके ऊपर जो है हम एक साथ काम करें, सेपरेट। तो कुल मिला के ये जो डिप्लोमेटिक चैनल हो ये बिल्कुल अलग हो, सेपरेट, अलग फ्रॉम किस चीज़ से, अदर फ्रैक्शियस बायलेटरल इश्यूज। बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय और फ्रैक्शियस का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि दो व्यक्ति हैं और इन दो व्यक्तियों के बीच में फ्रैक्शियस रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच फ्रैक्शियस रिलेशनशिप है, इसका मतलब है ये बार बार लड़ते रहते हैं, बार बार आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बार बार शिकायत करते रहते हैं, उसको कहा जाता है फ्रैक्शियस। तो भारत और चाइना के बीच कई सारे
फ्रैक्शियस बायलेटरल इश्यूज है ना, भारत और चाइना के बीच कई सारे द्विपक्षीय ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है। तो इन मुद्दों के अलावा एक डिप्लोमेटिक चैनल जो है सिर्फ इस बात के लिए स्थापित किया जाए कि भाई हम जो है किसी भी तरह से जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है कॉपरेशन दिखाएंगे। एंड टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को कोई काम कराने के लिए राजी करना, ये होता है इंड्यूस का मतलब। इंड्यूस का मतलब है कन्विंस कर लेना, परसुएड करना। एंड टू इंड्यूस बीजिंग टू रिकंसिडर, रिकंसिडर का मतलब है पुनर्विचार करना। और इस तरह से कि भाई एक कूटनीतिक रास्ते के माध्यम से चाइना को कन्विंस किया जाए कि चाइना पुनः विचार करे किस पर, इट्स अनटीनेबल पोजीशन। देखो अनटीनेबल का मतलब होता है जिसका समर्थन न किया जा सके, यानी कि जो समर्थन करने लायक नहीं है। अगर मान लो आपका कोई विचार है, आपकी कोई थ्योरी है, वो अनटीनेबल है, इसका मतलब है वो असमर्थनीय है, यानी कि वो सपोर्ट करने लायक नहीं है। इट्स अनटीनेबल पोजीशन। तो चाइना ने ये जो पोजीशन ले रखी है ना लगातार प्रस्तावों को ब्लॉक करने की, और चाइना की ये जो पोजीशन है ये अनटीनेबल है, ठीक है, ये सपोर्ट करने लायक नहीं है। तो इस पोजीशन पे चाइना दोबारा से विचार कर सके उसके लिए ज़रूरी है कि एक कूटनीतिक रास्ता ही अपनाया जाए। वाइल द लास्ट ऑप्शन, कि जो अंतिम विकल्प है वो अंतिम विकल्प सीम्स प्रतीत होता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि अंतिम विकल्प जो है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रतीत होता है, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव, कि अगर अंतिम विकल्प जो है वो असंभव नहीं है तो कम से कम बहुत डिफ़िकल्ट तो है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, लेकिन ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए दैट, कि देखो आपने एक ध्यान दिया कि मैं इनको पढ़ता किस तरह से हूँ। मैं क्या, अगर आपको भी ये जो लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़ने हैं ना, इनको क्या है पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ना चाहिए। जितना मतलब आपको समझ में आ गया ठीक है ना, उसको आप जो है इसको आप ब्लॉक कर दो। मतलब जैसे इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, तो ठीक है, इसका मतलब हमें क्लियर हो गया, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए। दैट का मतलब क्लियर हो गया कि चाइना वाज परसुएटेड। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब हमें क्लियर हो गया कि चाइना को राजी किया गया था। चाइना वाज परसुएडेड, ठीक है, पैसिव वॉइस है कि चाइना को कन्विंस किया गया था। किस बात के लिए? टू ग्रे लिस्ट पाकिस्तान एट द FATF फ्रॉम 2012 टू 2015। देखो ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो FATF जो है इसका काम क्या है? FATF का ये काम है कि इस बात को देखना कि कोई देश जो है वो आतंकवादियों को शरण उपलब्ध तो नहीं करा रहा, उन्हें फंडिंग तो उपलब्ध नहीं करा रहा। ये काम है FATF का। और FATF को अगर किसी देश पे डाउट लगता है कि भाई FATF को लगता है कि कोई देश जो है आतंकवादियों को हेल्प कर रहा है, तो उस देश को क्या किया जाता है? ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि भाई आपको शक के दायरे में डाल दिया गया है। अगर आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो आपकी छवि जो है उस पर वैश्विक रूप से असर पड़ता है, यानी कि आपका जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, आपके जो राजनीतिक संबंध है वो प्रभावित होंगे। तो इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि चाइना को कन्विंस किया गया था, और चाइना को कन्विंस करने के बाद ही ये संभव हो पाया था कि पाकिस्तान को FATF ने 2012 से 2015 तक ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। एंड फ्रॉम 2018 टू द प्रेजेंट, और दोबारा से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया। कब? 2018 से लेके वर्तमान तक अभी भी जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, हालांकि अब हटने वाला है। तो कुल मिला के ये जो काम किए गए, इन कामों को किया गया चाइना को कन्विंस करके। एंड रिमूव इट्स होल्ड एंड अलाउ द टेरर लिस्टिंग ऑफ मसूद अजहर एट द UNSC इन 2019। 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकवादी के रूप में जो है लिस्टेड किया गया। तो ये भी कब संभव हो पाया? जब चाइना ने अपने होल्ड को हटा लिया। तो
इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाइना को कन्विंस किया गया था कि चाइना ने अपने ये जो होल्ड है ना चाइना कर, यानी कि चाइना जो बैन लगाता है बार बार, तो चाइना ने अपने होल्ड को हटा लिया था, चाइना को कन्विंस किया गया था और मसूद अजहर जो है उसकी टेरर लिस्टिंग की गई थी 2019 में। आफ्टर ब्लॉकिंग सच अटेम्प्ट्स सिंस 2019, चाइना जो है 2009 से इस तरह के जो प्रयास है ना इनको लगातार ब्लॉक करता आ रहा था, लेकिन फाइनली 2019 में चाइना ने ये जो अपना ब्लॉक करने का तरीका है ना उसको हटा लिया और मसूद अजहर को जो है आतंकवादी के रूप में जो है डेजिग्नेट किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कन्विंस किया जाए तो ये ही सही ऑप्शन हो सकता है, चाइना को कन्विंस किया जाए। एज पाकिस्तान मूव्स ऑफ द FATF ग्रे लिस्ट, आज है ना, हाँ ये आज उसकी FATF जो है इसकी मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में संभावना है कि पाकिस्तान को जो है FATF से हटा दिया जाएगा, FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मूव ऑफ का मतलब है हटा देना यहाँ पे, है ना। द FATF ग्रे लिस्ट, जैसा कि हम क्या देखते हैं पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से हटता है, यानी कि चांसेस है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और एज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑन फ्राइडे, कि भाई फ्राइडे है ना, यानी कि आज ही है ना फ्राइडे, हाँ, तो एज इट एक्सपेक्टेड ऑन फ्राइडे, कि भाई शुक्रवार को ऐसा होने की उम्मीद है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में इट इज़ टाइम फॉर इंडिया, भारत के लिए ये समय है कि भारत जो है इस बात पर विचार करे ऑल इट्स ऑप्शंस विद चाइना, कि चाइना के साथ भारत के जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों पे भारत जो है विचार करे, है ना, उन सभी विकल्पों को भारत जो है कंसीडर करे। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, जस्टिस फॉर ऑल द विक्टिम्स। देखो कैसे तोड़ तोड़ के दो दो तीन तीन शब्दों के अर्थ निकाल के हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सारी लाइन क्लियर होती जा रही है। तो ध्यान रखना, आपको क्या है कि फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ना है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आराम से एक एक दो दो शब्द पढ़ते जाओ, उनके अर्थ जो है समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो टू इंश्योर, तो भारत जो है ये सुनिश्चित करने के लिए, जस्टिस फॉर ऑल द विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, कि जस्टिस फॉर द ऑल द विक्टिम्स ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि सीमा पार आतंकवाद के कारण जो भी लोग पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपने संबंधियों को खोया है, उनको न्याय मिल सके। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत को चाइना के साथ जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उन सभी ऑप्शंस पे विचार करना होगा। अब देखो ये जो दैट आया ना, किसके लिए आया है, ये दैट आया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, सीमा पार आतंकवाद। दैट हैज़ एग्जैक्टेड अ डीप एंड लास्टिंग टोल। देखो एक फ्रेज़ होती है हमारे पास, उसको देख लेते हैं, और इसका जो प्रयोग है ना वो बहुत ही रेयर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। क्या है वो फ्रेज़, एग्जैक्ट अ टोल। इस एग्जैक्ट अ टोल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करना, लोगों के लिए खतरा खड़ा करना, लोगों का नुकसान करना, ठीक है, उसको कहा जाता है एग्जैक्ट अ टोल। एग्जैक्ट अ टोल का मतलब हुआ कि लोगों के लिए नुकसान करना, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उनके लिए खतरा खड़ा करना, इसको कहा जाता है एग्जैक्ट अ टोल। तो दैट हैज़ एग्जैक्टेड, अ डीप का मतलब है गहरा, और लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक टिकने वाला, टॉल ऑन द कंट्री। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि एग्जैक्ट टोल का मतलब हुआ कि देश के लिए नुकसान करना, देश के लिए खतरा क्रिएट करना, देश के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो ये जो सीमा पार आतंकवाद है, इस सीमा पार आतंकवाद ने क्या किया है, देश के लिए बहुत ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला लॉस क्रिएट किया है। तो इसकी भरपाई हो सके, है ना, यानी कि जो लोग पीड़ित हुए हैं उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए चाइना को कन्विंस करने के लिए जो भी ऑप्शंस भारत के पास अवेलेबल हैं उन ऑप्शन को कंसीडर करना होगा। कंसीडर करने का मतलब है उन ऑप्शंस पे विचार करना होगा।